नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का जो है क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये आपका रोशन सर के द्वारा निकाला गया है 3rd एडिशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ, जैसे आपका प्री और मेंस मिला के पूरा आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें देखिए लिखा गया कि साफ साफ कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आने की संभावना है। और इसमें देखिए एक अध्ययन सामग्री करके भी आपका एक अलग से नोट्स दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं। कंटेंट की ओर आएंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 पोस्ट जो कि मुख्य परीक्षा का आपका पेपर होने वाला है। ये आपका 23/6/2024 को जो आपका पेपर हुआ था इसी को हम आज हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 23/6/2024। ये आपका 64 पोस्ट का ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता सतीश जो है सही उत्तर होगा। उन्होंने यह उपलब्धि जो है दुबई में आयोजित यानी कंसर्ट ऑफ क्लाइमेट नामक कार्यक्रम में हासिल किया था। निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा वैतरणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वैतरणी ओडिशा की क्योंझर पहाड़ियों से निकलकर पूरब तथा दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती है क्योंकि इनका मुख्य जल जो है विभाजन पश्चिमी घाट है। अगला है कि प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व तापी ही सामान्य बहाव के दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है आपका 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना है। यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर शैली को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। आगे हमारा है कि ओरसंग नर्मदा के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है एवं तवा, बंजर, सिर आदि अन्य सहायक नदियां हैं। तापी नदी की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। गिरना तापी की बाएं तट की तथा अरुणावती इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारतपुझा है ना, भारतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे जो है पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए पोन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन निम्न तरीके से किया गया है। जैसे भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और आगे देखेंगे अगला है कि राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिकार है ना अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इससे अतिरिक्त इस प्रकार के अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा पत्र की वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्मित अथवा निष्पादित हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक है ना सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए जो है नियम बनाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वे गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो है 1926 में किया गया है। आगे हमारा है कि टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां निम्नलिखित है। जैसे सर्विस, पेनहोल्डर ग्रिप, और उसके बाद बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हॉप कोर्ट, साइड स्पिन और स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन और फायल, चाइनीज ग्रिप आदि है।
टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, जैसे बर्ना वेलेक कप हो जाएगा पुरुष, जयलक्ष्मी कप महिला, और स्वेथलिंग कप, उसके बाद राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुज ट्रॉफी, ये सब आप जो है आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला मोनालिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा, उड़ीसा। देखिए अब यहाँ पर समझिए कि सिमलीपाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स का संबंध एक विशेष वंश से है जिनमें मोलानिन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके कारण उनके त्वचा एवं बालों का रंग जो है काला हो जाता है। वर्तमान यानी जुलाई 2024 तक भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से कुल निम्नलिखित जैसे टाइगर रिजर्व और राज्य, जैसे जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं उत्तराखंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है, कान्हा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, पेंच जो है आपको मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपको राजस्थान में है, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 53वां ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा स्तरीय मेघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल, इनमें कई परतें पाई जाती हैं। इनका निर्माण प्रायः दो विपरीत स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से होता है। ये मेघ पृथ्वी के सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह जो है छाए रहते हैं, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन सहित कई प्रमुख संस्थाओं ने औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है पक्षाभ मेघ, जैसे सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे मेघ होते हैं। ये हिमकणों के बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। ये मेघ चक्रवात के सूचक होते हैं। पक्षाभ स्तरीय मेघ, देखिए इस मेघ के कारण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। ये मेघ दूधिया चादर की भांति जो है फैले होते हैं। अगला है पक्षाभ कपासी मेघ, यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को मैकरेल स्काई भी कहते हैं, मैकरेल स्काई। अगला है कि पी.के. थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था। इस समिति ने निम्न सुझाव भी दिए थे, जैसे अनुशंसाएं दिया था, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है होनी चाहिए। और तीसरा देखेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। कुछ और आगे देखेंगे, जैसे भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान से भाग 11 में दिए गए हैं। इस भाग में 2 अध्याय हैं। जैसे पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्ति, जैसे अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक बताए गए हैं। दूसरे अध्याय में देखेंगे तो प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों, जैसे अनुच्छेद 256 से लेकर के 63 का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा का विकास, देखिए शिक्षा पद्धति वुड्स डिस्पेस हंटर आयोग द्वारा आदि द्वारा जो है समय समय भारत में शिक्षा के तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया तथा विभिन्न शिक्षा नीति जो है लागू हुआ। चुनाव सुधार 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। यह समिति ने
अपनी रिपोर्ट 1990 में पेश किया था। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों नीना सिंह बनी है, ऑप्शन नंबर डी। सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली हिंदू महिला बनी है, पहली हिंदू महिला। और बात करेंगे कि गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला जो है अफसर बनी है। शिवांगी की बात करते हैं, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला जो है पायलट बनी है। अगला है कि ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला यानी पहली जो है भारतीय नागरिक बनी है। आगे हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय परिस्थितिकीय तंत्र के स्वपोषी हरे पौधे तथा सागरीय परितंत्र के पाद प्लवनक है ना, पाद प्लवक द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों ये आपका किया जाता है या फिर किया होता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? देखिए न्यूनतम की बात करते हैं तो 21 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इसका आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, वो प्रशासन में निराकरण भूमिका जो है अदा कर सके। अगला हमारा है देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो ये आपको जाएगा आर वेंकटरमन। माई कंट्री माई लाइफ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। द इनसाइडर जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। और डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी दोस्तों ये आपको हो जाएगा तीसरा में हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ और दिया गया है, जैसे बात करेंगे हम कि अवार्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी जो है आपके नरेंद्र मोदी। और हेड्स एंड टेल्स जो है मेनका गांधी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है कपिल देव। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो नवीन चावला। और डॉलर बहू जो है आपके सुधा मूर्ति। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स जो है विदेश मंत्री एस शंकर प्रसाद। अम्बेडकर ए लाइफ की बात करते हैं तो शशि थरूर। द कॉन्सिपिरेंसी है, दो कॉन्सिपिरेंसी जो है आपका गोटवाया राजपक्षे होगा। विक्ट्री सिटी की बात करते हैं तो सलमान रुश्दी जो है आपका सही दिया गया है। आगे प्रश्न है किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले या फिर ध्वंस क्या लिखा गया ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनर्स ने दिया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण जो है किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन जो है प्रारंभ किया या फिर आरंभ किया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में जैसे पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को जो है दुर्ग टीला के नाम से दोस्तों आपका संबोधित किया गया है। हड़प्पा से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। आगे हमारा है जैसे सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट मिला लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया जो आपका राज्य सूची है दोस्तों ये आपका हो जाएगा राज्यपाल, उसके राज्य हो जाएगा। संघ की बात करते हैं प्रधानमंत्री। ग्राम पंचायत की बात करते हैं सरपंच। और नगर निगम जो है आपका महापौर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जैसे संविधान के भाग 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका भाग आपका 6 है। अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य का प्रावधान किया गया है फिर दिया गया है, जैसे कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा। अगला है कि संविधान के भाग 5 52 से 151 केंद्र संघ, जैसे कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ग्राम पंचायत की बात करें, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 9 पंचायतों के बारे में दोस्तों दिया गया है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान के स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में
अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और यहाँ पर देखिए तो उनको ऐसी है ना, उनको जो है ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी महान्यायवादी होता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वे उसके प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो ये आपका है मॉरिशस का ऑप्शन नंबर बी। देखिए मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका के मुख्य भूमि दक्षिण पूर्वी दिशा में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी जो है मॉरिशस क्रियोल भाषा बोलती है। मॉरिशस का संसद का नाम की बात करते हैं नेशनल असेंबली और मुद्रा जो है आपका मॉरिशियाई रुपया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ का दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टारगेट ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपका डेली बेसिस पे जो है आपका सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। ये आपका 54 लिखा गया है ना, 54 है। तो आप इसको जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका मेंस का पेपर है तो आपको यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो है हम स्किप करेंगे और हम ओनली जीके जीएस पे पूरा फोकस करेंगे। बोला कि कौन सा ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण है? तमिल व्याकरण है तो ये आपको हो जाएगा तोल्कापियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस ग्रंथ से हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार जैसे ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ प्राचीन संगम वंश यानी चोल, चेर एवं पांड्य से संबंधित है। अगला है कि संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया है। अन्य संगम साहित्य निम्नलिखित, जैसे पुस्तक की बात करते हैं और लेखक शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो इलांगो अडिगल, और मणिमेखले की बात करते हैं तो शीत लेसनार होगा, और जीव है ना चिंतामणि, जीवक चिंतामणि की बात करते हैं तो आपका तिरुत्क देवर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तिरुकुरल जो है दोस्तों ये आपका तिरुवल्लुवार हो जाएगा, और इरामा और तारम जो है आपका ये आपका कंबन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? तो ये आपको हो जाएगा चालुक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वाकाटक राजवंश 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। बादामी के चालुक्य ईसा के 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणा पक्ष पर जो है चालुक्य वंश की जो है शाखा का आधिपत्य रहा था। अगला हमारा है कि अशोक के टोपरा अभिलेख किसके लिए जो है यानी किसने जो है सर्वप्रथम खोजा था? अशोक के टोपरा अभिलेख तो ये आपको जगह फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कला यानी गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों में शिकार के लिए आया तब उसकी नज़र जो है इस स्तंभ पर पड़ी थी। पहले वो इसे तोड़ना चाहता था लेकिन बाद में इसे जो है अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बनाया। इस बात का वर्णन जो है इतिहासकार श्यामे सिराज ने तारकी फिरोजशाही में किया था। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पोर्ट्रेटरी पैंथेलर ने किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ था। जेम्स प्रिंसेप को
और देखिए अशोक के सभी अभिलेखों का विषय जो है प्रशासनिक था, जबकि रुमिंदेई अभिलेख का विषय जो है आर्थिक था। कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनयिक था और यह मुगल शासक जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में जो है मुगल दरबार में आया था। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम यानी सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है साक्ष्य वाला स्थल जो है आपका कोल्डिहमा यानी इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का आविष्कार जो है आपका पाषाण काल में हुआ है। मुख्य नवपाषाण कालीन की बात करते हैं, जैसे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा जो है आंध्र प्रदेश, सोहन घाटी जो है मध्य प्रदेश, सिंहभूम जो है आपका झारखंड। नवपाषाण कालीन स्थल बुरजहोम एवं गफर कराल जम्मू कश्मीर से अनेक गर्तावास मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम से विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ी एवं कुत्ते का अपने मालिक के साथ दफनाए जाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है कि रेहला पुस्तक जो है किसके द्वारा आपका लिखा गया? तो रेहला की बात करते हैं तो ये आपका इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एवं 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे जो है अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी जो है किताबुल रेहला में वर्णित है। रेहला में तत्कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है आपका विवरण उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण सल्तनतकालीन पुस्तक की बात करते हैं, जैसे लज्जत ए सिकंदरी जो है आपका, यह पुस्तक संगीत से संबंधित, जिसकी रचना जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ है। तबकात ए नसरी की बात करते हैं तो यह मिनहाज उस सिराज की रचना है और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन है। यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से इलवरी वंश यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद से संबंधित है। आगे हमारा है निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर जो है विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है इसका क्रम। देखिए इसका क्रम की बात करते हैं तो वैसे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1940 होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं 17 अक्टूबर 1940 होगा। क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अब इसको थोड़ा डिस्कशन के अनुसार देखते हैं। जैसे अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें जो है कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण जो है मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करने के व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से आरंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले जो है बाद में जवाहरलाल नेहरू दूसरे की बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है एकल प्रतिनिधि पहुंच गया। क्रिप्स मिशन में भारत के लिए अधोलिखित प्रावधान, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथाशीघ्र भारत को स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेट का अधिकार दिया जाएगा। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हुए उनके सदस्यों की संतुष्टि हेतु यह आश्वासन दिया गया कि जो प्रांत इससे असहमत वे पूर्ववत या फिर पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर समझौता होगा। वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई
क्योंकि इसमें जो है पूर्व स्वाधीनता की जगह जो है डोमिनियन स्टेट भारतीय सभा में जो है रियासतों के शासकों द्वारा जो है नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर जो है कड़ी आपत्ति थी। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए दो महिला स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत कहां पर किया गया था? तो ये आपका महू और पुणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय सेना ने 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों के गठन की घोषणा किया। महू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला जो है पायलट बनी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो ऑप्शन नंबर अग्नि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए पीएम मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्य शास्त्र नाम दिया है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है। और इसका आंसर हम देख लेते हैं। जैसे देखिए बोला कि मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में जो है मनाया जाता है? तो आपको जो कैमूर यानी भभुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मुंडेश्वरी मंदिर जो है बिहार कैमूर जिला के रामगढ़ गांव में पनवरा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। जैसे खोंगजोम दिवस जो है मणिपुर, नागी पक्षी महोत्सव जो है बिहार, तावी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर, पर्पल उत्सव जो है आपका अमृत उद्यान, और केला उत्सव की बात करते हैं तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, गणगौर उत्सव जो है राजस्थान, और चपचारकूट त्यौहार जो है मिजोरम, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है चंडीगढ़ होगा, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है मुंबई, थाई पूसम त्यौहार जो है तमिलनाडु, गंगा सागर मेला 2024 जो है, तथा पश्चिम बंगाल मतुआ धर्म महामेला जो है आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हो जाएगा। यानी देखिए पॉलीथीन डिटर्जेंट ब्लीचिंग पाउडर होगा, और प्लास्टिक पॉलीथीन DDT हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, अर्थात इस श्रेणी के पदार्थ सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित होते हैं, जैसे पॉलीथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक DDT, और लिखा गया है पीड़कनाशी, जहरीली भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, रेडियो सक्रिय तत्व, रासायनिक यौगिक इत्यादि। यह पदार्थ कणीय तरल अथवा गैसीय हो सकते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती हैं, और यह संवैधानिक रूप से अपनी कार्यकाल के मामले जो है विधायिका से जो है स्वतंत्र होती हैं। भारत के संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नामांकन को कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा, यानी लिखा गया है प्रतिरोधी है ना। प्रतिरोधी जो है ये आपका दोस्तों हो जाएगा कटा फटा और घाव साफ करने में। प्रतिजैविक की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा जीवाणु के विकास को रोकना। रोगाणुनाशक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नाला नल आदि साफ करने में। पीड़ाहारी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा दर्द निवारक दवा के रूप में। थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्रतिरोधी जो है वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। इसका उपयोग रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव को भरने में सहायक होती है। महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियाँ निम्न जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडोफार्म और मर्क्यूरोक्रोम, हेक्सा
क्लोरोफिल, आयोडीन इत्यादि। प्रतिजैविक, इसे जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या फिर निर्मित किया जाता है। इनको जो है बनाने में मोल्डस है ना, मोल्डस कवक आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की जीवन को बाधित और वृद्धि को रोकती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था, 1929 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन है? कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3, 4, जैसे भारत, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए इसको समझते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। इनके देश सदस्य की बात करते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। म्यांमार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की जो स्थापना है 7 से 8 दिसंबर 1985 में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1985 में ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना है। इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लिखा गया है अधात्विक खनिज है, तो ये आपको हो जाएगा माइका। खनिज प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव यानी तत्व या यौगिक उपस्थित रहता है, खनिज कहलाता है। खनिजों की पहचान इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है? केबल आधारित, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी सेतु यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका सेतु सुदर्शन सेतु हो जाएगा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है सुदर्शन सेतु यानी जिसे ओखा वेयम द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है, उसका उद्घाटन किया गया। यह ओखा मुख्य भूमि और गुजरात के वेयम द्वारका द्वीप से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। सुदर्शन सेतु तकनीकी रूप से एक समुद्री लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है। इसका लंबाई जो है आपका 4752 मीटर है, जिसमें 900 मीटर जो है इसका लंबा जो है केबल आधारित पुल है। इसमें जो है फुटपाथ के ऊपर जो है हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे जो है 1 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न होता है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर देखेंगे तो आपका 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अटल सेतु नहावा सेवा सीलिंग के रूप में जाना जाता है। अटल सेतु मुंबई के सेवरी से शुरू होती है और रामगढ़ जिले के उरण तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होता है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इसमें आपका आंसर बताना है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थल खंड पर अवस्थित और इसके चारों ओर जो है जल का फैलाव है, तो आंसर याद रखिएगा। देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बीच स्थित, जिसका पानी लगभग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उत्तरी ध्रुव पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा जो है शासित होता है। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी सक्रिय एवं सुषुप्त इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है, किंतु यह जो है आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ जो है ज्वालामुखी क्रिया भी हो। यहाँ पर देखेंगे ज्वालामुखी के 3 प्रकार दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। लिपारी द्वीप समूह हो जाएगा, इटली होगा। स्टोम्बोली जो है भूमध्य सागर। माउंट एटना जो है इटली। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर। बैरन द्वीप की बात करते हैं अंडमान निकोबार। माउंट एरुबुस जो है अंटार्कटिका होगा।
मोनालॉ जो है आपका हवाई द्वीप, और म्यान की बात करते हैं तो फिलीपींस। अब यहाँ पे देखिए प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी जो है फ्यूजियामा जापान, विसुवियस जो है इटली, और नारकोंडम जो है अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे देखिए शांत मृत ज्वालामुखी भी दिया गया है, जैसे किलिमंजारो जो है तंजानिया, पोपा जो है म्यांमार, देवबंद की बात करते हैं तो ईरान में है, एकांगुआ जो है अर्जेंटीना, और चिम्बोराजो जो है दोस्तों ये आपको इक्वाडोर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो ये आपको जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए तारापुर है ना, तारापुर परमाणु विद्युत गृह का स्थापना महाराष्ट्र के पालघर जिला के तारापुर में 28 अक्टूबर 1969 में किया गया है। इस संयंत्र में 4 रिएक्टर हैं, जिसमें 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स तथा 2 प्रोसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। तारापुर बिजली संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता जो है 210 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर के जो है 1100 मेगावाट हो चुकी है। तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की उपस्थिति में मई 1964 में दोनों देशों ने जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला है कि जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन वह जो है अनियोजित थी। और देखिए दूसरा दिया गया कि सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति जो है अपनाई जो है नहीं जाती थी। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। नगर 2 भागों में विभाजित थे, पहली गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर पर। तो इसका आंसर देखिए सी होगा। 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था, अतः वन आपका असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अतः 2 भी आपका असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। वस्तुतः इस सभ्यता की पहचान शहर योजना व्यवस्था में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए, जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अतः कथन 3 आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित थे। ये पहली गढ़ ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा जो है नीचे बनाया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा। जैसे सेरिबेलम की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा चलने खड़े होने के लिए, संतुलन और अन्य कार्य नियंत्रण होगा। और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा शरीर का तापमान, भावनाओं, भूख, नींद का नियंत्रण। सेरेब्रम की बात करते हैं तो बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण। मेड्यूला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं तो उल्टी का नियमन केंद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे सेरिबेलम, देखिए चलने खड़े होने के लिए, सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे तंत्रिका की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान जो है तंत्रिकाएँ फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं जो है संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से जो है प्रसारण करती है। शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय जो है स्थापित करती है। मानव शरीर में तंत्रिक कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम द्वारा जो है परिचालित होती है। ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए दोस्तों किया जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोला कि 46 नंबर 3Fe+4H2O एरो दिया गया है Fe3O4+4H2। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1 2 3। मतलब Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O का अपचयन हो रहा है, और तीसरा जो है H2O ऑक्सीकारक एजेंट की तरह जो है व्यवहार कर रहा है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है मैंने सी सही बताया है। अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था मोरोधारो। देखिए मोरोधारो यह हड़प्पा युग की एक किलेबंदी यानी किलेबंद बस्ती है। मोरोधारो की विशेषता, जैसे यह बस्ती हड़प्पा कालीन 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1900
और 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक जो है परिपक्व है। किलेबंदी की माप पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 × 10 मीटर का मंच और उत्तर पूर्व की ओर जो है कुआं है। यहाँ पर दफन गुफाएं भी पाई जाती हैं, जिसमें एक सीमा का निर्धारण करने के लिए जो है पत्थरों के ढेर हैं। छिद्रित है ना, छिद्रित जार के टुकड़े, आरक्षित स्लिपवेयर और टेराकोटा के केक के साथ हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जाता है। ये सभी वस्तुएं धौलावीरे में पाई गई वस्तुओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। अगला कि चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा तंग घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, तंग घाटियाँ अक्सर तब बनती है जब कोई नदी सदियों तक चलती हुई किसी जगह पर जो है धरती में एक घाटी काट दें। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण डैश है? तो ये आपको हो जाएगा निक्षालन हो जाएगा, निक्षालन, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण जो है लेटराइट चट्टानों पर निक्षालन होता है, जिसके फलस्वरूप बालू एवं चूने के अंश जो है रिस कर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र केरल यानी सर्वाधिक कर्नाटक उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र छोटा नागपुर के तट पठार एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण जो है यह मृदा अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसालों की कृषि की जाती है, परंतु इससे दृष्टिकोण से यानी कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा श्रेणी में रखते हैं। सूखने एवं पथरीली हो जाती है, इसलिए लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है ईंट निर्माण में दोस्तों किया जाता है, ईंट निर्माण में। अगला है कपास के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में, है ना। कपास की खेती के लिए, माफ कीजिए, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देखिए केवल एक सही है, यानी यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है, यही आपका दोस्तों सही है। अब इसको समझते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी को माना जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है, जिससे इसमें काफ़ी समय तक जो है नमी बनी रहती है। काली मिट्टी, देखिए इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ व केरल उत्तर प्रदेश में मिट्टी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होने के लिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपर्दन से हुआ, इसलिए इसे जो है लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बनाएंगे इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्नलिखित में से बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल जो है सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी चाय, कॉफ़ी और दाल हो जाए, सॉरी चाय, कॉफ़ी और रबर होगा, दाल नहीं होगा। तो 1, 2, 4 जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए बागवानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर आदि आते हैं, जबकि दाल जो है खाद्यान्न फसल है। बागवानी खेती बागान या कृषि फार्मों पर आधारित फार्मों पर जो है किया जाता है, जिसमें जो है विशिष्ट प्रकार की फसल जैसे रबड़, नारियल, केला, काजू, चाय, कॉफ़ी आदि का उत्पादन किया जाता है। देश में मृदा, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे खरीफ फसल की बात करते हैं, इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यह वर्षा काल की फसल है। जैसे खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जैसे प्रमुख फसल जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, उसके बाद रागी, मूंगफली, कपास, तंबाकू होता है। रबी की बात करते हैं तो रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई तक जो है काट ली जाती है। यह शीतकाल की फसल होती है। इन फसलों को उगाते समय जो है अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। फसल की बात करते हैं तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर और अलसी, राई ये सब देखने को मिलता है। अगर जायद की बात करते हैं तो देखिए जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ फसल
यानी खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है एवं जून तक जो है काट लिया जाता है। यह मुख्यतः जो है ग्रीष्मकाल की फसल है। प्रमुख फसल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला और ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। कुछ अन्य उपयोगी परीक्षा की बात करते हैं, जैसे भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र की जो संख्या है दोस्तों आपका 20 है। कितना है? 20। अगला हमारा है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। देखिए 1, 2 सही, यानी भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% जो है हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा जो है बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा जो है होता है। अब इसमें देखिए भारत के कुल भूभाग का जो है लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा जो है बहाकर लाए गए निक्षेपों से या फिर निक्षेपों के द्वारा होता है जलोढ़ मिट्टी। इसमें रेत, गाद, मृतिका के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। यह पंजाब से असम तक विस्तृत मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। भूगर्भित संरचना और संगठन के आधार पर जलोढ़ मृदा को बांगर व खादर वर्गीकृत दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये आपका जो है क्लॉक से संबंधित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी, नाक की नली, ग्रस नली, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, श्वास नलिकाएं, फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। श्वास मार्ग की बात करते हैं, श्वसन मार्ग। तो देखिए श्वसन मार्ग में गैसों का आवागमन होता है। इसमें नासिका नसिका मार्ग, ग्रस नली, कंठ, श्वास नली व श्वासनीय आदि सम्मिलित हैं। नासिका व नासिका एवं नासिका मार्ग। नासिका में एक जोड़ी नासा द्वार उपस्थित होते हैं। ये छिद्र नासा गुहाओं में खुलते हैं। प्रत्येक नासा गुहा का अग्रभाग नासा कोण तथा पस लंबा भाग नासा मार्ग कहलाता है। ये दोनों नासा गुहाओं के बीच एक जो है उदग्र पाया जाता है, जिसे नासा पट या फिर मेसेथमाइट कहते हैं। ये गुहाएं तालु द्वारा मुख गुहा से अलग रहती हैं। यह जो है गुहाएं श्लेष्मल झिल्लियों द्वारा आस्तिक होती हैं, जो पक्षमा, विकायम, उपकला एवं श्लेष्मस कोशिका युक्त होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए बोले कि क्षुध तृष्णा के लिए आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ये आपका अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए भोजन का आमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर का श्रावण करती है। जठर रस में HCl एवं एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है के निम्न कार्य से भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन की क्रिया को बंद करता है। मुख गुहाएं से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना एवं जठर निर्गम कपाट को नियंत्रित करना। कठोर ऊतकों को गलाना। निष्क्रिय एंजाइम और पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना तथा निष्क्रिय प्रोरेनिन को जो है सक्रिय रेनिन बदलना। CAMFE को अवशोषण में जो है सहायक यानी सहायता करना। अगला है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दोस्तों दिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। देखिए धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिसके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा है और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। इन्होंने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में जो है प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3, 4। यानी आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देना, वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन करना, आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना, नए वन्यजीव अभ्यारण्य की जो है स्थापना करना। याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि आम जनता के जंगल में प्रवेश की अनुमति, ये सब तो मैंने आपको करवा ही दिया है। आगे देखेंगे जैसे जो आपका इम्पोर्टेंट, जैसे आरक्षित वन जनता के लिए खुले होते हैं जबकि संरक्षित वन जनता के लिए नहीं खुले होते हैं।
वन्य यानी नए वन्यजीव आरक्षण अभ्यारण्य की जो है स्थापना करना, जैसे नए वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना लुप्तप्राय की रक्षा के लिए की जाती है। इसमें बाघ की प्रजाति को जो है संरक्षण प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए भारत में बाघों की जो संख्या लगभग लगातार गिरावट के कारण जो है 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया है। भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया। वर्तमान समय में भारत में जो है 55 टाइगर रिजर्व यानी 55वां राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो देश के 20 राज्यों में जो है फैला हुआ है, 20 राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई जो है कितना मीटर है? तो ये आपको हो जाएगा 8611 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग यानी पीओक्यू में स्थित है। काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वतीय है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8848.86, कंचनजंगा जो है 8598, मकालू जो है 8481, धौलावीरा जो है 8172, नंगा पर्वत जो है आपका 8126, अन्नपूर्णा जो है 8078 और नंदा देवी की बात करते हैं तो 7817 आपका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो ये आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 61 भी वैसे ही है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। इंग्लैंड से विज्ञान स्नातक डॉक्टर आर्थर रिचर्डसन केंद्रीय हिंदू विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास यार्क हॉर्डिंग टू ने किया था। इसी विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दोस्तों दिया गया है। विषम का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी मसाला हो जाएगा। अगला हमारा है कि पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1878 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया था, जिसका उद्देश्य देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर जो है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। इसे मुंह बंद करने वाला जो है अधिनियम भी कहा गया है। इसके प्रभाव स्वरूप की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सोम प्रकाश बंद हो गया और अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में जो है बदलकर इसे बचा लिया। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इस अधिनियम को जो है रद्द कर दिया गया था। देखिए 65 नंबर जो है आपका मैथ रीजनिंग का दिया गया है और 66 नंबर भी वही है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सांद्रता बढ़ने पर जो है विलयन के pH मान दोस्तों कम हो जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल पर उपयोग किया जाता है। pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाते हैं। pH स्केल को सामान्यतः 0 यानी अधिक अम्ल से 14 अधिक तथा pH को ज्ञात करते हैं। किसी भी उदासीन विलयन को pH का मान 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का जो है मान 7 से कम हो तो यह विलयन जो है अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला हमारा है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है? तो देख लेते हैं क्या हमारा इसमें सही है। दोस्तों इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 सही है। इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मुंशी अयंगार फार्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश किया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में बीजी खेर है ना, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश किया था। मुंशी अयंगार फार्मूले में निम्न सिफारिश किया गया था, जैसे देखेंगे हम। संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए जो है प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संघ सरकार का दायित्व है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे आदि। मुंशी अयंगार फार्मूले के नाम से जो है विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 51 तक है ना, तो याद रखिएगा। जैसे
बात करेंगे हम अनुच्छेद 243 जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर आपका सी होगा, 1 2 सत्य है। यानी इसमें जो है यानी इससे समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है और यह लोकतंत्र मजबूत होता है। समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे जो है सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही है दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही है। बोला कि न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर जो है न्यूक्लियॉन होगा। तो याद रखिएगा, पढ़ते इसको हम। परमाणु का कुल धन आवेश तथा लगभग कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहते हैं। परमाणु के भीतर इस संकीर्ण स्थान को जो है नाभिक कहा जाता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिकी की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की संरचना में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। अगला है प्रोटॉन। जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है तथा इसके तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिक का बंधन कहा जाता है। यह ऊर्जा नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अलग अलग करने की बाह्य ऊर्जा है। न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा जो है आपका 2.22 MeV है। अगला प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रोलेट एक्ट कब जो है पारित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रोलेट एक्ट जो है लाया गया था। उल्लेखनीय है कि 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी गठित किया गया था। इस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियन एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एंड एक्ट ऑफ 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेश के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जो है जेल में डाल सकता है। अगला प्रश्न है काला को लाल। ये आपको देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको समझिएगा, बनाइएगा, ठीक है। हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन को जो किया गया उसके क्या ख्याल आता है? उससे जो है क्या ख्याल आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर दोस्तों बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा है, ये भी देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। देखिए 76 दोस्तों आपका बोला है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कारक जो है कौन कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, यानी अवस्थिति, भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर, हवाओं का मौसमी दबाव, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला। 15 अगस्त को, है ना, कारण की बात करते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए सी, यानी कथन सही है, कारक भी सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पढ़ते इसको हम। तो कि भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को मिला, इसलिए 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी 1948 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। अगला हमारा है कि भारत जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे जो है राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम जो है 15 अगस्त 1947 को जो है दोस्तों आपका लागू हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, बोला किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंध्र परिवर्तित होती है, इसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है हम रॉन्सिटिटी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए विकृति गंधता की बात करते हैं तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो अपचयी, है ना, उपचयी होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन
रोकने वाले पदार्थ जो है प्रतिऑक्सीकारक मिल जाते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर इसमें जो है नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन जो है न हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। देखिए बोला कि सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजन क्या होगा, यह संकेतों का अर्थ सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 पाई करनी में m बटा देखेंगे तो के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो ये आपको हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चावल ग्रैमीनी कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में चावल की 3 फसल जैसे अमन शीतकालीन, ओस शरदकालीन तथा बोरो जो है आपका ग्रीष्मकालीन उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण जो है संविधान में बदलाव जरूर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक होता है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान अपने आप में ढाल सके। बदलती हुई परिस्थितियां सरकार के ढाले और उनकी कार्यशैली को बदल देती है। संविधान में संशोधन का प्रावधान भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से स्वीकार यानी लिया गया है। अगला प्रश्न है उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो इसका आंसर देखिए आपका 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पड़ोस, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, पड़ोस फिर समुदाय फिर गांव फिर नगर फिर आपका राज्य और राष्ट्र होगा, तो डी इसका जो है सही होगा। प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करके बताइए। तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ए जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझते हैं प्रकाश दोहन स्वभाव। देखिए किरण स्वभाव और तरंग स्वभाव। प्रकाश तरंग स्वभाव दर्शाता है एवं यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी, इसीलिए जो है विकल्प बी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि बोला कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को जो है हाइड्रोजन कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन की बात करते हैं तो इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े यौगिक होते हैं। 86 नंबर देखेंगे तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। देखिए मेंस में करीबन आपका 20 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग का मिला के आता है और ये भी आपका वही है दोस्तों, ठीक है। ये भी देखिए 88 का भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा, गारो पहाड़ी मेघालय का पठार। देखिए आरंभ में मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन विवर्तनिक हलचल के दौरान जो है दोनों के मध्य एक भ्रंश का निर्माण हुआ तथा बीच का चौड़ा क्षेत्र जो है नीचे धंस गया। बाद में यह क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र द्वारा लाए गए मलबे से जो है भरता गया और मैदान बन गया। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी तथा मेघालय का पठार पश्चिमी सिरे पर स्थित गारो पहाड़ी के बीच की यह निम्न भूमि राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप के नाम से दोस्तों ये आपका जाना जाती है। और 90 नंबर देखेंगे तो यह भी आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी आप आराम से इसको बनाइएगा। आते हैं 91 पे। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, डी सही होगा। देखिए भारत में सभी धर्मों साथ समान व्यवहार किया जाता है, अर्थात किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोशाक बदलने में जो है कर टैक्स देने की जो है बाध्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करके बताइए। तो देखिए गलत आपकी बात करते हैं, केवल 2 होगा, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के माध्यमा अंगुली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ज्ञात किया जाए, जो कि गलत है। सही पढ़ लेते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर देगी
देती है, जबकि दिष्ट धारा में समय के साथ जो है दिशा परिवर्तित नहीं होती है। भारत में बिजली की आवृत्ति जो है हर 1/50 सेकंड जो है बदल जाती है। अगला हमारा है, देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जोजिला की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर, नाथुला जो है आपका हो जाएगा सिक्किम, बोमडिला जो है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सिपकिला जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कुछ दर्रा दिया गया, जैसे जोजिला जो है आपका जम्मू, नाथुला जो है आपका सिक्किम, बोमडिला जो है वही आपका सेम जो आपका ऑप्शन में दिया था। आगे प्रश्न है, बोला कि किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से अपनी श्वेत प्रकाश किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती रख दी जाती है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्यजीव को निम्नलिखित में से किससे जो है खतरा नहीं है। थोड़ा सा इसका आंसर हम देख लेते हैं 5-6 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वनारोपण व सामाजिक कृषि। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय से आम जनता को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा जो है देशव्यापी रोलेट एक्ट जो है सत्याग्रह चलाना पड़ा, जलियांवाला हत्याकांड, फिर ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कौन सा है। देखिए इसमें देखेंगे तो लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी भारतीयों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करना है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो रंग एवं दाग धब्बे से हटाने। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो एंटासिड होगा। वॉशिंग सोडा जो है ये आपको हो जाएगा कांच के निर्माण में। सोडियम जो है आपका H2Cl2 के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा 98 का। दोस्तों 98 का देखिए आंसर थोड़ा गलत हुआ है, आंसर डी नहीं होगा, बी होगा। फिर से देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो है आपको रंग एवं दाग धब्बे हटाने। उसके बाद बेकिंग सोडा जो है एंटासिड होगा, और वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों ये आपको है कांच के निर्माण में, और सोडियम क्लोराइड जो है H2Cl2 के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर भी मैंने सही मिलाया था, बस ऑप्शन जो है गलत बता दिया था, तो बी जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह जो है आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा आंसर। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती है, इससे आप जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उपयुक्त में से देखेंगे तो आपका रोलेट एक्ट 1919 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इस एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना किया गया है। इस न्यायालय के ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता है जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियाँ जो है दे गई हैं। और भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा था, इसके विरुद्ध जो है तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, और कुछ मैंने पॉइंट छोड़ा भी है, क्योंकि 1 घंटे के लमसम मैंने 1 घंटा 8 मिनट आपका वीडियो हो गया है। कुछ नहीं, हल्का फुल्का ही छोड़ा गया है जो इम्पोर्टेंट नहीं था, बाकी मैंने सब चीज़ आपको करवा ही दिया है। इसके पहले का वीडियो आप देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।